दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकता है, आज उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। सबसे पहले बता दूं कि यह कहानी किसी सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि 100% सच्ची है और इसका एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है। ये दास्तां है इंडियन एथनिक वियर के सबसे बड़े ब्रांड मान्यवर की। ये दास्तां है मान्यवर के फाउंडर रवि मोदी की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रांड शुरू कैसे हुआ, इसने बाजार की जरूरत को कैसे समझा, अपने ब्रांड की पोजीशनिंग कैसे की, इनकी बेहद कामयाब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या रही और कैसे कोलकाता के एक 20-22 साल के लड़के ने इस अननोन कंपनी को हजारों करोड़ का बना दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने आज का वीडियो अंत तक नहीं देखा तो आप कुछ ऐसे जरूरी बिजनेस लेसन्स मिस कर देंगे जो आपको बेहद कामयाब बिजनेस टाइकून बना सकते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक तो देखिएगा ही देखिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की जानकारी, इस तरीके के लेसन्स रेगुलर देखने को मिले, सुनने को मिले और एग्जीक्यूट करने को मिले। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ मान्यवर की इस केस स्टडी को पूरी तरह से समझने के लिए। जो मित्र नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा कि हम खुद एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं और कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं या करने की चाहत रखने वाले लाखों लोगों की समस्याओं और एक्सक्यूजेस का बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन निकाल के उनको देते हैं और उनको समझते हैं। इन्हीं एक्सक्यूजेस में से एक सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यही जान लेते हैं कि आज 24,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर पहुंच चुके मान्यवर ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई थी और कितने रुपए से हुई थी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत कोलकाता के एसी मार्केट से होती है। 140 स्क्वायर फीट की मेंस वियर की एक दुकान में बैठा 13 साल का लड़का रवि अपने मारवाड़ी पिताजी से धंधे की बारीकियां सीखता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। एक दिन अपनी दुकान में काम करने वाले एक सेल्समैन से वह पूछता है कि आप कुछ ग्राहकों से तो बहुत अच्छे से पेश आते हैं और कुछ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा आप क्यों करते हैं? जवाब मिलता है, मैं जानता हूं कि कौन सा ग्राहक कपड़ा खरीदने आया है और कौन टाइम पास करने के लिए आया है। रवि कहता है, क्या आप ज्योतिषी हैं जो पहले से जान जाते हैं कि कौन खरीदेगा और कौन नहीं? और अगर कोई कुछ लेने ही आया है और आपने उसे वो दे दिया है तो ये तो पोस्टमैन का काम है, ये सेल्समैन का काम नहीं है। आज से आप दूसरे टाइप के जो ग्राहक हैं उनको मेरे पास भेज दिया करिए। छोटी उम्र से ही रवि में गजब की सेल्समैनशिप थी। कोई एक कपड़ा लेने आता था तो वो उसे 3-4 कपड़े आराम से बेच देते थे। एक बार तो उन्होंने मात्र एक शर्ट लेने आए व्यक्ति को 20 कपड़े बेच दिए। MBA में सिखाए जाने वाले क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग के कॉन्सेप्ट रवि अपनी दुकान में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे थे। पढ़ाई के साथ साथ दुकान संभालने में रवि को जबरदस्त मजा आ रहा था। नया खून नई सोच भी अपने साथ लेकर आता है। जीन्स पैंट, टी शर्ट, शर्ट बेचते बेचते उन्होंने महसूस किया कि बहुत से ग्राहक कुर्ता पजामा खोजते हुए उनकी दुकान में आते हैं। पिताजी से दुकान में कुर्ता पजामा रखने को कहा तो उन्होंने उल्टा रवि को ही डांट दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब पिताजी तीर्थ करने के लिए गए हुए थे, उसी समय रवि कहीं से 100 जोड़ी कुर्ता पजामा ले आए और दुकान पे रख लिया।
पिताजी लौट कर आए तो रवि के इस डिसीजन से बहुत नाराज हो गए, लेकिन जब पता चला कि बेटे ने एक हफ्ते में ही 80 जोड़े बेच दिए हैं और मुनाफा भी कमा लिया है तो वो शांत हो गए। ये बात साल 1996 की है। तब रवि 19 साल का हो चुका था, पर वह अपनी उम्र से कहीं अधिक जिम्मेदार और समझदार था। परिवार वालों ने 21 साल में उसकी शादी भी कर दी और जल्द ही वह एक बेटे का बाप बन गया, जिसका नाम रखा वेदांत। उम्र बढ़ने के साथ साथ रवि की व्यापारिक आकांक्षाएं भी बढ़ने लगी। उसी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक दिन अपने पिताजी से बिना पूछे बिजनेस बढ़ाने के लिए 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। इस एक घटना ने उनकी जिंदगी यहीं पे बदल के रख दी, क्योंकि इस छोटी सी अमाउंट को बिना पूछे खर्च करने पर पिताजी इतने ज़्यादा नाराज हुए कि उन्होंने रवि से यहाँ तक कह दिया कि तुम हमको बर्बाद कर दोगे और शायद तुम्हारे कारण मुझे एक दिन सुसाइड ना करना पड़ जाए। वह दिन उस दुकान में रवि का आखिरी दिन था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब किसी भी कीमत पर वो अपना खुद का काम शुरू करेंगे। और तभी साल 1999 में रवि ने माँ से 10,000 रुपये मांगे और अपने बेटे के नाम पर, वेदांत के नाम पर शुरू की वेदांत फैशंस की। जो लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं, वो इस बात को ध्यान से समझ लें कि बड़े से बड़ा बिजनेस एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो सकता है। 24,000 करोड़ रुपए की कंपनी भी सिर्फ 10,000 रुपए से ही शुरू हुई थी। दोस्तों, रवि मोदी की ये सफलता अगर आपको झकझोर रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी अजमेरा फैशन भी कपड़ों का बिजनेस करने की चाहत रखने वाले एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ और सिर्फ 20-25 हज़ार रुपये में बिजनेस शुरू करने का मौका देती है। मुझे गर्व है कि आज 1 लाख से ज़्यादा व्यापारी, जिसमें कम से कम 15,000 महिलाएं हैं, अजमेरा फैशन से जुड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर चुकी हैं। इसलिए अगर कोई हमारे सामने पैसों का रोना रोता है तो हम तुरंत उसका मोबाइल देखता हूँ और पूछता हूँ, आप 40-50 हज़ार का मोबाइल ले सकते हैं, लेकिन उसका आधा पैसा लगाकर उस बिजनेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं जो शायद फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। तो इस केस स्टडी का पहला सबक है, अगर धंधा करना है तो जल्दी शुरू करो, पैसे का रोना मत रो। चलिए, और भी आई ओपनिंग लेसन्स के लिए अब आगे बढ़ते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे रवि ने इन 10,000 रुपये का क्या किया। मैं बताता हूँ। पिताजी की दुकान पर मिले अनुभव से रवि भारतीय कपड़ा बाजार की एक बहुत बड़ी हिडन डिमांड को समझ चुके थे, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो डिमांड थी ब्रांडेड एथनिक वियर की। रवि ने इन पैसों से कुर्ता पजामा मैन्युफैक्चरर करवाना शुरू किया। उन्होंने ना खुद कोई मशीन खरीदी, ना किसी को हायर किया, सब कुछ आउटसोर्स्ड। बस माल तैयार करवाते और फिनिश्ड प्रोडक्ट को यूपी, उड़ीसा, बिहार, एमपी और वेस्ट बंगाल में बेचते। इस काम के लिए उन्होंने छोटे छोटे रिटेलर्स को अप्रोच करने की जगह बड़े मल्टी ब्रांड आउटलेट्स यानी एमबीओस को पकड़ा। उन्हीं में से एक था विशाल मेगा मार्ट। शायद नाम सबने सुना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रवि अपना 20% माल सिर्फ और सिर्फ विशाल मेगा मार्ट को देते थे, वो भी 10 रुपये नुकसान पे। यानी जो कुर्ता पजामा बनाने में उन्हें 200 रुपये लगते थे, वे उसे 190 रुपये में विशाल मेगा मार्ट को दे देते थे। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसी कंपनी थी जो उन्हें माल मिलते ही कैश दे देती थी, बाकी सभी क्रेडिट पर काम करते थे। दोस्तों, कहते हैं मारवाड़ी कैलकुलेटर लेकर पैदा होता है। रवि भी नंबरों के जादूगर थे। उन्होंने पक्का हिसाब किताब बना लिया कि कैसे वे 10 रुपए के नुकसान पे डील करके भी बाकी के 80% बिजनेस से मुनाफा कमा सकते हैं।
उनका ये फॉर्मूला चल पड़ा, बिजनेस से पैसे आने लगे, वे बड़ी मात्रा में प्रोडक्शंस करने लग गए, नए नए बाज़ारों में अपना माल पहुंचाने लगे, काम बढ़ाने के लिए मजबूत टीम बिल्ड करने लगे और इस तरह वे महीने दर महीने मोटा मुनाफा कमाने लग गए। तो इस तरह रवि ने किसी भी धंधे को चलाने में आने वाले सबसे बड़े इशू यानी केस फ्लो की दिक्कत को सोल्व कर लिया। और यही हमारा दूसरा सबक है, किसी भी कीमत पर अपने बिजनेस में केस फ्लो बना कर रखिए। दोस्तों, अगर मान्यवर पर ये केस स्टडी अच्छी लग रही है तो वीडियो को फिर से एक बार बोलूँगा, लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके सामने लेकर आ सकूं। दोस्तों, जब किसी के पास बहुत अधिक केस आने लगता है तो उसके साथ इनमें से कोई एक चीज हो सकती है, या तो उसका दिमाग खराब हो जाता है या वो तेजी से काम करने लगता है। जाहिर है रवि मोदी का दिमाग भी खराब नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ समय के लिए फटका जरूर था। अच्छा पैसा आने के बाद वे एक मर्सिडीज कार लेने का मन बना चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, बड़े बुजुर्गों का साया घर में होना बहुत जरूरी है। उस समय उनके पिताजी ने समझाया कि इन पैसों की जरूरत तुमसे अधिक तुम्हारे बिजनेस को है। रवि इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए और इसके बाद कई सालों तक अपनी पुरानी कार ही चलाते रहे। अब उनका माइंड पूरी तरह एक ब्रांड स्टेब्लिश करने पर फोकस्ड हो गया है। और जब इस ब्रांड का नाम रखने की बारी आई तो उन्होंने सोचा, इंसान को सबसे अधिक क्या चाहिए होता है। दोस्तों, मैं इसका जवाब दूं इसके पहले आपसे कहना चाहता हूं कि कमेंट करके आप भी एक बार मुझे बताइए कि इंसान को सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए होती है। अंदर से आवाज आई रवि की, सम्मान। और चूंकि बात मेंस वियर एथनिक ब्रांड बनाने की थी तो उन्होंने नाम रखा मान्यवर। मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं। मुझे ये खुशी भी होती है कि अजमेरा फैशन में भी हमारी सोच कुछ ऐसी ही है, इसलिए हमने भी हमेशा सम्मान भरी सुंदरता की बात की है। हमारी टैगलाइन भी है, सम्मान भरी सुंदरता। खैर, रवि अब मान्यवर ब्रांड से पुरुषों के परिधान बनाने लगे। फोकस था लाखों करोड़ों का द ग्रेट इंडियन वेडिंग बाजार। भारत में हर साल 1 करोड़ शादियां होती है, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। ये ऐसा बाजार है जिस पर ना मंदी का असर होता है, न कोरोना की मार पड़ती है, क्योंकि शादी कोई रोज रोज थोड़ी ना होती है। ऐसे मौकों पर लोग कर्ज लेकर भी अपनी शानो शौकत दिखाने का फर्ज निभाते हैं। रवि इस इंडियन मेंटेलिटी को अच्छी तरीके से समझते थे, लेकिन उनके दिमाग की दाद देनी होगी कि उन्होंने सबसे पहले इस बड़ी कैटेगरी के सबसे अधिक वैल्यूएबल सेगमेंट को पकड़ा, यानी ऐसी शादियां जिनमें 5 लाख से 50 लाख रुपए तक के खर्च होते हों, क्योंकि अकेले ऐसी शादियों की संख्या 35 लाख थी। यानी उनका टारगेट मार्केट बहुत बड़ा था दोस्तों। और सचमुच उन्होंने इस बाजार को पूरी तरह डिसरप्ट कर दिया। जहां पहले दूल्हा सूट और टाई पहनकर बारात में जाता था, वहीं अब नक्काशीदार शेरवानी उसकी पहचान बनने लगी थी। यही नहीं, दूल्हे के साथ जाने वाले बाराती भी इंडियन एथनिक वियर के बिना इनकम्प्लीट नजर आने लगे। इंडियन कंज्यूमर के दिमाग में धीरे धीरे शादी का मतलब मान्यवर हो गया। मान्यवर ब्रांड को लोगों के दिमाग में बैठाने के लिए रवि मोदी ने कभी होर्डिंग्स पे ऐड दिया, तो कभी सिनेमा हॉल के ब्रेक में, कभी अखबारों में, तो कभी सोशल मीडिया पर मान्यवर को एक सुपर ब्रांड बनाने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सन 2017 में रवि का मास्टर स्ट्रोक सामने आया, जब उन्होंने पहले विराट कोहली और फिर उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को मान्यवर के एड के लिए साइन किया। इस समय तक भी उनके पास वही पुरानी कार थी। इससे आप
उनकी सिंप्लिसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के आ जाने से मिडिल क्लास पुरुषों के लिए मान्यवर और महिलाओं के लिए मोही एक एस्पिरेशनल ब्रांड बन गया। इसकी बिक्री और डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी और इसके बाद अमिताभ बच्चन से लेकर कार्तिक आर्यन और आलिया भट्ट से लेकर रामचरण तक नॉर्थ साउथ हर बड़ा चेहरा मान्यवर के एड में दिखने लगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस केस स्टडी से तीसरी सीख हमें मिलती है कि अवसर को हमें पहचानना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसे खजाने की जिस पर आम व्यापारी बहुत कम ध्यान देते हैं और ये उनके बिजनेस में पीछे रह जाने का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों। उस खजाने का नाम है डेटा। सन 2005-6 तक रवि मान्यवर को पेंटालून्स, शॉपर स्टॉप और बिग बाजार जैसे लार्ज फॉर्मेट स्टोर तक पहुंचा चुके थे। हर साल 20-25 करोड़ रुपए की सेल हो रही थी, लेकिन रवि इसे और बढ़ाना चाहते थे और सेल बढ़ाने के लिए उन्हें जरूरत थी डेटाबेस की। ऐसा डेटा जो उन्हें कस्टमर का टेस्ट, उसकी चॉइसेस, उसकी पसंद नापसंद, उसकी अफोर्डेबिलिटी, हर तरह की जानकारी दे सके। उन्होंने इन बड़े स्टोर्स से डेटा मांगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने यह डेटा देने से मना कर दिया। कहते हैं ईश्वर आपके हाथ से अगर कुछ ले रहा है तो वो आपका हाथ खाली करता है कुछ उससे ज़्यादा बड़ा देने के लिए। रवि मोदी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मान्यवर के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी मोड़ पर आकर रवि मोदी ने अपने खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। 2008 में भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में मान्यवर का पहला स्टोर खुला और ये इतना सफल रहा कि अगले 1 साल में 12 और स्टोर खुल गए। अब कंपनी हर रोज सीधा ग्राहकों से इंटरेक्ट कर रही थी। उसे जो डेटा चाहिए था वो मिल रहा था। इस डेटा का प्रयोग कस्टमर के टेस्ट को समझने और नए प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में होने लगा। साथ ही यह रिपीट कस्टमर लाने का एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया। लेकिन दूसरी तरफ नए स्टोर खोलने में करोड़ों खर्च करना और उसे मैनेज करने में दिमाग खपाना, ये रवि मोदी को समझ नहीं आ रहा था। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मान्यवर का एक फोफो मॉडल तैयार किया, यानी फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल लॉन्च कर दिया और बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान में छा गए। दोस्तों, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना लेते हैं तो सचमुच ये मॉडल कमाल की चीज़ है। अजमेरा फैशन द्वारा शुरू की गई अजमेरा ट्रेंड्स की फ्रेंचाइजी भी फोफो मॉडल पर ही काम करती है और 1-1.5 साल के अंदर ही हमने पूरे भारत में 100 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनलाइज कर दिए हैं, जिसकी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और स्वयं भी बधाई लेना चाहता हूं। खैर, इन केस आप इन अफोर्डेबल फ्रेंचाइज के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर दीजिए। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देगी। आगे बढ़ते हैं मान्यवर पे। मान्यवर की प्रेजेंस की अगर बात करें तो आज लगभग 5 कंट्रीज के अंदर 240 शहरों में 600+ स्टोर्स के साथ ये मजबूती से अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहा है। फरवरी 2022 में आईपीओ आने के बाद से वेदांत फैशंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। दोस्तों, आज मान्यवर के पास
ना कस्टमर की कमी है ना डेटाबेस की। शायद आपको यकीन ना हो, पर आज कंपनी के पास इतना सटीक डेटा है कि वह भारत के हर पिन कोड के हिसाब से उस इलाके में कब, क्या और किस रंग का बिकेगा ये तक बता सकता है। और यही कारण है कि मान्यवर का डेड स्टॉक नहीं के बराबर है, कुल स्टॉक का मात्र और मात्र 3%। और दूसरा यही कारण है कि आप कभी भी इस कंपनी के आउटलेट में सेल लगते हुए नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, मान्यवर से मिलने वाली हमारी चौथी सीख है, अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो डेटा पर काम करिए, अंदाजे या इमोशंस पर नहीं। दोस्तों, अब तक हमें इस केस स्टडी से 4 बेहद जरूरी और बड़े सबक मिल चुके हैं, लेसन्स मिल चुके हैं। पहला, अगर धंधा करना है तो जल्दी शुरू करो, पैसे का रोना मत रो। दूसरा, किसी भी कीमत पर अपने बिजनेस में कैश फ्लो बनाकर रखो। तीसरा, अवसर को पहचानो और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड करो। और चौथा, अगर बिजनेस को बड़ा बनाना है तो डेटा पर काम करो, अंदाजे या इमोशंस पर नहीं। और अंत में मैं आपको इस केस स्टडी से मिलने वाले सबसे बड़े सबक की बात बताने जा रहा हूं। इसके लिए हमें काल चक्र में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब रवि मोदी क्लास 2 में थे तो उनके मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए। स्कूल में खूब तारीफ मिली, घर पे खुशियां मनाई गई। नन्हा रवि इससे खुश होकर और मेहनत से पढ़ने लगा और क्लास 3 में भी उसने मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लिए। उम्मीद थी खूब शाबाशी मिलेगी, घर पे पार्टी होगी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। मास्टर जी ने तो तारीफ में 2 शब्द कह भी दिए, घर पे सब नॉर्मल जैसा रहा। रवि ने तभी से ये बात समझ ली कि एक ही तरह की उपलब्धि अगर आप गेन करते हैं तो उसके ऊपर बार बार तालियां नहीं बजती हैं। उन्होंने कुछ नया करने का सोचा, वे अपनी स्पीड बढ़ाने लगे और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का मैथ्स पेपर मात्र 45 मिनट में सॉल्व करके निकल गए। आज भी उनके स्कूल डेज को दोस्त उन्हें गजब की मैथमेटिकल स्किल्स के लिए याद करते हैं। दोस्तों, इस छोटे से लाइफ इंसिडेंट से समझने वाली चीज़ ये नहीं है कि हमें मैथ्स में तेज होना चाहिए। समझने वाली चीज़ ये है कि हमेशा खुद को बेहतर और बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते रहने चाहिए। इसी एटीट्यूड के कारण उन्होंने अपने पिताजी की दुकान में कुर्ता पजामा बेचने का प्रयास किया। इसी एटीट्यूड के कारण वे मल्टी ब्रांड स्टोर्स से लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स और फिर अपने खुद के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स की ओर अग्रसर हो पाए। उनका ये एटीट्यूड आज भी कायम है। कुछ नया करने, कुछ बड़ा करने की उनकी भूख का ही नतीजा है कि आज मान्यवर के साथ साथ अलग अलग टारगेट कस्टमर के लिए लॉन्च किए गए मोहे, तोमेव, मंथन और मेबाज जैसे ब्रांड्स वेदांत फैशंस की पहचान बन चुके हैं। तो दोस्तों, इस केस स्टडी का आखिरी और 5वां सबसे बड़ा सबक है, खुद को चुनौती दो और कुछ नया, कुछ बड़ा करते जाओ। आप यहां तक वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसका मतलब ये लेसन्स कहीं ना कहीं आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे दिया, ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, गौरव की बात है। कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये केस स्टडी आपको कैसी लगी। ये भी बताएं कि कौन सा सबक आज आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को फिर से एक बार बोलता हूँ, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अजमेरा फैशन ने एड्रेस चेंज कर लिया है, लेकिन आज भी 10 से 12 कस्टमर पुराने एड्रेस पे पहुंच जा रहे हैं, जो पहले ले जा चुके हैं वहाँ से माल। उन्होंने शायद कहीं ना कहीं सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, इसलिए उनके पास ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है। हालांकि एड्रेस तो
10-20 साल में एक बार चेंज होता है, लेकिन हम जो आप लोगों के लिए रोज़ कुछ न कुछ नया लाते रहते हैं, लगातार इस तरीके के वीडियोज़ बनाते रहते हैं, उनको सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन दबाकर नोटिफ़िकेशन ऑन कर लीजिएगा। अंत में ईश्वर से आपकी सलामती और तरक्की की मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।